वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं अरशाद अली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, खंड शिक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी एग्जाम्स के लिए आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया के 200 क्वेश्चंस की सीरीज़ का पार्ट 1 आप देख रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट लाइक कर दीजिए। आज का पहला सवाल देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में प्राच्य पाश्चात्य विवाद यानी ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? अंग्रेज़ों के समय जिस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रूल कर रही थी, 1813 का वक्त था, उसमें भारत में एक लोक शिक्षा महासमिति हुआ करती थी। लोक शिक्षा महासमिति, इस समिति को इंग्लिश में कहा जाता था जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक एजुकेशन। जी हाँ, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक एजुकेशन। इस समिति के 10 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें एक गुट कहलाता था इनका प्राच्यवादी, दूसरा कहलाता था पाश्चात्यवादी। एक था प्राच्यवादी, दूसरा था पाश्चात्यवादी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस था? जो प्राच्यवादी थे, ये जो भारत में शिक्षा का जो स्तर था उस वक्त, जिसमें भारत के परंपरागत जो साहित्य हुआ करते थे, अंग्रेजी साहित्य, हिंदी साहित्य, फारसी साहित्य, इन सब साहित्यों को विज्ञान के साथ पढ़ाया जाए, लेकिन वो भारतीय भाषाओं में ही उनका अध्ययन कराया जाए। भारतीय भाषाओं पर यहाँ जोर दिया गया था। लेकिन जो पाश्चात्यवादी थे, ये चाहते थे इन सब की स्टडी जो है वो अंग्रेजी भाषा में कराई जाए। इस चीज़ को लेकर इन दोनों के बीच में विवाद था। तो ये किससे संबंधित हुआ? आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पर जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद था वो शिक्षा से संबंधित था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, एजुकेशन से संबंधित था। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, अंग्रेज़ों के विरुद्ध अहोम विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? एक्चुअली जो असम में जो प्रथम बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26 के बीच में, एक प्रथम बर्मा युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद में अंग्रेज़ों ने ये वादा किया था कि वो असम से वापस चले जाएंगे। लेकिन युद्ध के बाद में वापस जाने के बजाय अंग्रेज़ों ने जो जहाँ पर अहोम लोग रहा करते थे, उन क्षेत्रों में जो है कंपनी के अधिकार को वहाँ से वापस लेने से मना किया था। और इसके चक्कर में ही जो है अहोम लोगों ने वहाँ के विद्रोह कर दिया था 1828 में, जिसमें नेतृत्व किया था गोमधर कुंवर ने। ऑप्शन बी, गोमधर कुंवर के द्वारा अहोम विद्रोह का नेतृत्व किया गया था असम के अंदर। याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे। सवाल नंबर आज का नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सरला बाला देवी चौधरानी भारती यानी भारत स्त्री मंडल, या इसको कह सकते हैं भारत स्त्री महामंडल से संबंधित थी। अगर भारत स्त्री महामंडल की बात करें, साल 1910 में इसकी स्थापना की गई थी इलाहाबाद में। वह ये भी याद रखेंगे, इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल 1910 में इलाहाबाद में सरला देवी चौधरानी के द्वारा जो है स्थापित किया गया भारत का पहला महिला संगठन था। और इस संगठन का जो लक्ष्य हुआ करता था वो महिला शिक्षा को बढ़ावा देना था। पहला स्टेटमेंट तो हो जाता है बिल्कुल सही। अगला है, मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की स्थापना की थी। तो अहमदिया आंदोलन की स्थापना साल 1889 में जो है मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा ही की गई थी। तो दूसरा कथन भी सही है बिल्कुल। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, दोनों 1 और 2 सही हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे अपने। सवाल नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित संधियों पर कौन सा सही कालानुक्रम है? अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, इसमें पहले इलाहाबाद की संधि की बात की गई है, श्रीरंगपट्टनम की संधि की बात की गई है और बसई संधि की बात की गई है। चारों ऑप्शंस में आप देखेंगे इन तीनों संधि को आगे पीछे करके लिखा गया है। अगर हम इलाहाबाद की संधि की बात करें, इलाहाबाद की संधि हुई थी, ये डेट आप याद रखेंगे, ये वर्ष ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। तो इलाहाबाद की संधि 22 अक्टूबर 1764 को जब बक्सर का युद्ध हो गया था, उसके परिणाम स्वरूप रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में 12 अगस्त 1765 में हुई थी। कौन सी संधि? इलाहाबाद की संधि। अगर एक क्वेश्चन अलग से आपसे पूछा है इलाहाबाद की संधि किस युद्ध का परिणाम थी, तो बक्सर के युद्ध के परिणाम के बाद में ही, या बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप एक इलाहाबाद ट्रीटी साइन हुई थी। इस संधि में कौन कौन लोग थे? एक तो रॉबर्ट क्लाइव एक साइड से और दूसरी साइड से मुगल सम्राट शाह आलम। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। अगला है श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 18 अगस्त 1792 में। श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो इस श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ में समाप्त हुआ था।
तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि पर, और इस संधि में अंग्रेज़ों की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस था और दूसरी ओर टीपू सुल्तान और हैदराबाद के निज़ाम के द्वारा इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला देखिए बसई की संधि, या इसी को हम बोलते हैं बसीन की संधि। बसीन की संधि हुई थी 1802 में। 31 दिसंबर 1802 को पूना यानी पुणे के जो मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय थे और अंग्रेज़ों के बीच में ये संधि हुई थी। तो इसका आंसर आप देख रहे हैं यहाँ पर 1765, 1792 और 1802। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो इसी ऑर्डर में ये घटनाएं हुई थी भारत के इतिहास में। तो इनके साथ एडिशनल जो फैक्ट या किन किन के बीच में संधियाँ हुई थी वो भी याद रखेंगे। वर्ष इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है जमींदारी प्रणाली को थॉमस मुनरो ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट अधिनियम के माध्यम से लागू किया था। देखिए जमींदारी सिस्टम की बात कर रहे हैं या फिर स्थायी बंदोबस्त की हम बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसको यहाँ करेक्ट करेंगे, यहाँ पर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसको याद रखेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी, ना कि थॉमस मुनरो ने। तो ये पहला वाला गलत हो जाता है। तो देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जब 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की तो इस स्थायी बंदोबस्त के आधार पर जो ज़मींदार हुआ करते थे, ज़मींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था, और जब तक ज़मींदार जो है सरकार को निश्चित रूप से लगान देते रहते थे तब तक जो भूमि थी उस भूमि पर उन ज़मींदारों का अधिकार सुरक्षित था। अगर लगान नहीं देते थे, लगान ना देने की स्थिति में उन्हें जो है उनके इस ज़मींदार के अधिकार से वंचित किया जाता था। ठीक है, तो सरकार के साथ किसानों का कोई संबंध यहाँ नहीं था। तो इसमें पहला तो गलत हो जाता है क्योंकि ज़मींदारी प्रणाली को जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है 1793 में स्थायी बंदोबस्त अधिनियम के तहत या माध्यम से लागू किया था। अगला है रैयतवाड़ी प्रणाली को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रांतों में लागू किया गया था। मार्क कर लीजिएगा, रैयतवाड़ी प्रणाली को जो शुरू किया गया था वो 1820 में, वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, 1820 में थॉमस मुनरो, ये भी याद रखेंगे किसने शुरू किया था, ये थॉमस मुनरो द्वारा शुरू की गई थी ये। और इसमें जो है मुख्य रूप से ये मद्रास में उसके बाद साथ में ही था, देखिए मद्रास के साथ बॉम्बे के साथ असम के कुछ हिस्सों में इस रैयतवाड़ी सिस्टम को लागू किया गया था। तो ये आप याद रखेंगे। इसमें रैयतवाड़ी प्रणाली में जो किसान होते थे उन किसानों को ही मालिकाना हक सौंप दिया गया था। तो ब्रिटिश सरकार यहाँ पर जो है किसानों से सीधे वसूल किया करती थी रैयतवाड़ी सिस्टम में। यहाँ जो है जो सरकार है या ब्रिटिश सरकार थी वो ज़मींदारों से वसूला करती थी, यहाँ पर सीधे किसानों से। यहाँ किसानों से कोई लिंक नहीं था, यहाँ डायरेक्टली किसानों से। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस थे। तो इसमें आपका आंसर ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो सही वाले आपके यहाँ ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है, ये भी फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसमें दोनों कथन असत्य हैं, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ना तो एक सही है ना ही दूसरा सही है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसमें, बम्बई में 4 अंग्रेजी न्यायाधीशों युक्त एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था इसमें ब्रिटिश संसद के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भारतीय क्षेत्र थे वो मुख्य रूप से बंगाल पर नियंत्रण के लिए एक्चुअली से इस कानून को पारित किया गया था। लेकिन इसमें अगर हम बात करें किसकी, सुप्रीम कोर्ट की, तो जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी वो कलकत्ता में की गई थी, ना कि बम्बई में। तो यहाँ पर आंसर होगा इसमें कलकत्ता में जो है एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, जिसमें 4 अंग्रेजी जजेस हुआ करते थे, जिसमें एक था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत का पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ, यानी ब्रिटिश भारत की बात चल रही है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ ब्रिटिश इंडिया वो कौन था, एलिजा इम्फे, और 3 अदर जजेस थे एलिजा इम्फे। तो ये बात जो है कलकत्ता में 4 अंग्रेजी न्यायाधीशों युक्त एक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, ना कि बम्बई में। तो ये स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हमने अभी कलकत्ता देखा है। अगला है, फोर्ट विलियम में बंगाल के गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई, इसे मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की पर्यवेक्षी शक्ति प्रदान की गई।
तो इसमें कथन सेकंड वाला जो है ये बिल्कुल ठीक है, डायरेक्टली है ये, तो इसमें एक ही कथन सही हुआ, पहला वाला गलत हुआ, तो इसमें केवल सेकंड सही है। नेक्स्ट देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 20 मई 1498 को कालीकट पहुंचा। तो पुर्तगाली सबसे पहले यूरोपियन थे जिन्होंने भारत का जो समुद्री मार्ग है उसकी खोज की थी। तो जिसमें वास्को डी गामा नाम का एक पुर्तगाली था, पुर्तगाली नाविक था ये 20 मई 1498 को भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह जिसका नाम कालीकट था केरल में, वहाँ पहुँचता है ये। और वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला वहाँ का स्थानीय शासक या लोकल वहाँ का जो किंग था वो जमोरिन था। जमोरिन ने उसका स्वागत किया और कुछ विशेष अधिकार भी उसको यहाँ पर दिए गए थे। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ सही हो जाता है। अगला देखिए, गोलकुंडा के सुल्तान को पराजित करके अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार किया। देखिए, पुर्तगाली था ये कौन, वास्को डी गामा। उसके बाद में भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये मिल गया है। तो भारत में पुर्तगाली सत्ता के वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। इसने 1509 ईस्वी में गवर्नर के रूप में अल्मेड़ा को प्रतिस्थापित किया था और 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के सुल्तान कपो को पराजित करके गोवा पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो इसमें ये जो है ये भी गलत हो जाएगा। सेकंड वाला गलत है, पहला वाला सही है। तो सेकंड वाला क्यों गलत है, इसने गोलकुंडा नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, बीजापुर के सुल्तान को पराजित करके अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार किया था, इसलिए सेकंड वाला गलत है, पहले वाला सही है। जो भारत में आम की एक सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है जिसका नाम है अल्फांसो आम, वो इसी के नाम पर है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल इसमें एक सही है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में पहली बार शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई थी। चार्टर एक्ट 1813 जब आया था, इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भारत में व्यापार करने के एकाधिकार जो हुआ करता था, उस एकाधिकार को समाप्त किया गया। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें से आपको ये याद रखना है। लेकिन चीन के साथ कंपनी का व्यापार जो था, चीन के साथ कंपनी के व्यापार का जो एकाधिकार था उसको बनाए रखा गया था, उसको नहीं छीना गया था। अब इस 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ही भारत में पहली बार शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई थी। ये ठीक है, बिल्कुल कथन एक सही हो जाएगा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को अब क्या बना दिया गया था, भारत का गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब यहाँ क्या कहलाने लगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें दूसरा वाला भी सही है। तो आंसर आप यहाँ पर कर सकते हैं, दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन है, 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस के गवर्नर जनरल रहने के दौरान कलकत्ता में की गई थी। ये की पॉइंट्स हैं इनके। तो अगर हम इसकी बात करें फोर्ट विलियम कॉलेज की, तो ये लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे, इसको याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पर जब वो गवर्नर जनरल था तब जाकर उसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। और एक्चुअली यहाँ पर जो है इसके दौरान कलकत्ता में जो सिविल सेवा थी, सिविल सर्विसेज की भर्ती के लिए जो है युवा अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए यहाँ पर स्थापित किया गया था इस कॉलेज को। तो ये पहला वाला तो हो जाएगा यहाँ पर गलत, ठीक है, क्योंकि ये वेलेस्ली के टाइम पे बना था। अगला है 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा यह निर्णय किया गया कि सिविल सेवा में सभी भर्तियों का चयन एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें 1853 से पहले एक और चार्टर एक्ट आया था 1833 का। इस चार्टर एक्ट के तहत जो पहली बार जो सिविल सर्विसेज थी उसमें सिलेक्शन का जो आधार बनाया गया था वो योग्यता बनाया गया था। योग्यता के बेसिस पर ही सिविल सर्वेंट्स को चुना जाता था। यहाँ पर इसके बाद में अगर हम बात करें 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि सिविल सेवा में सभी भर्तियाँ अब एक प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर ही की जाएंगी। तो इसमें सेकंड वाला तो सही है, लेकिन ऑप्शन ए गलत हो जाता है। इसका आंसर आप कर पाएंगे अब, केवल दूसरा ही सही है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे अपना।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं सुधार गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के नेतृत्व में की गई थी। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अलग से भी पूछ लेता है ये। तो गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक का जो कार्यकाल था वो इस कार्यकाल को आप याद रख सकते हैं, 1828 से 1835 में किसका कार्यकाल था, विलियम बेंटिक का कार्यकाल था। और इसके टाइम में सती प्रथा और अन्य प्रकार की जो प्रथाएं हुआ करती थी, क्रूर प्रथाएं, इनका उन्मूलन किया गया था 1829 में। एक तो ये वाला जो सुधार किया गया था, ठीक है। दूसरा है ठगी का दमन किया गया था 1830 में इसके द्वारा। अगर आप बात करें वेल्लोर विद्रोह दमन की, तो वेल्लोर विद्रोह दमन हुआ था 1806 में। इसके टाइम पीरियड में नहीं हुआ था ये सर जॉर्ज बार्लो के कार्यकाल के दौरान हुआ था, ठीक है। प्रथम अफगान युद्ध भी जो है 1839 से शुरू हुआ था और ये 1842 तक चला था, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो पहला प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था। तो इसके समय में दो ही घटनाएं हुई थी, एक तो सती प्रथा का उन्मूलन और ठगी का दमन। ये किसके द्वारा, विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। और 1833 का जो चार्टर एक्ट है वो भी इसी के टाइम पे आया था। अगर पूछ ले आपसे कि 1833 का चार्टर एक्ट पूछेगा आपसे कि किस गवर्नर जनरल के टाइम पे आया, तो विलियम बेंटिक के टाइम पे। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी इसमें एक कानूनी सदस्य को जोड़ा गया था। ये था चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में इसको शामिल किया गया था। सबसे पहले जो है लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया था, लॉर्ड मैकाले को। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर अगला है, भारत में अगला देखिए, भारत में व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। भारत में व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी का सबसे इम्पोर्टेंट वेपन कहा जाता, सबसे महत्वपूर्ण हथियार इसको माना जाता था। तो इसका आंसर आप करेंगे लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। और इसमें जो है इसने कई सारे राज्यों को हड़पा था, जिसमें सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, और ये जो है सब अवैध राज्यों का विलय किया गया था इस नीति के तहत ही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर किसान आंदोलन है और किसान आंदोलन से संबंधित यहाँ नेता दिए हुए हैं। आपको बताना कौन सा जो है सही ऑलरेडी मैच्ड है। यहाँ पर पाबना किसान विद्रोह की बात करें तो जो पूर्वी बंगाल था, जिसे जो अब बांग्लादेश है, इसके जो स्थायी बंदोबस्त वाले क्षेत्र थे, यहाँ पर जो ज़मीन के अधिकार से वंचित करने के लिए कई तरह के उपयोग किए गए थे ज़मींदारों के द्वारा। तो अब ज़मींदारों ने जो है लगान में यहाँ पर वृद्धि की थी और 1859 में एक अधिनियम के द्वारा संरक्षित होने के बावजूद भी ज़मींदारों ने जो है रैयतों को उनकी ज़मीन के अधिकार देने से वंचित किया। यहाँ पर ज़मीन में धोखाधड़ी और ज़बरदस्ती बेदखली के प्रयास वगैरह शुरू किए थे। तभी किसानों ने एक विद्रोह किया था 1874 में, जिसे पाबना के यूसुफ सराय के किसानों ने मिलकर एक साथ किया था। और इसका आंसर देखिए, तो इस आंदोलन की अगर हम बात करें तो 1874 में जो पावना थे, इसके यूसुफ सराय के किसानों ने मिलकर एक कृषक संघ का भी गठन किया था और इसके मुख्य नेता थे ईशान चंद्र रॉय। ये पहला तो सही मैच्ड है, ये इसी विद्रोह से संबंधित थे। अगला है रामोसी विद्रोह। तो महाराष्ट्र के रामोसी जो है, ये एक्चुअली रामोसी विद्रोह की अगर हम बात कर रहे हैं सेकंड वन की, अगर हम इसकी बात करें रामोसी विद्रोह, तो ये महाराष्ट्र में हुआ था विद्रोह और ये चित्तौड़ सिंह जो हैं इसको इन्होंने लीड किया था, इनके नेतृत्व में हुआ था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये भी मैच्ड है, ये भी मैच्ड है। अगर तीसरे की बात करें दक्कन विद्रोह की, तो दक्कन विद्रोह जो है, देखिए इसमें अगर हम बात करें राजकुमार शुक्ल की, तो यहाँ राजकुमार शुक्ल ये जो है तिनकटिया प्रथा से संबंधित थे, ना कि दक्कन विद्रोह से। इसमें ये वाला मैच नहीं है, लेकिन पहला दूसरा सही सुमेलित है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हंटर शिक्षा आयोग 1882-83 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें की गई थीं। तो इसका आंसर देखिए, इसमें अगर आपसे पूछे हंटर शिक्षा आयोग, लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर को जो है भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था और इसे जो है 1882 में हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है।
हंटर कमीशन जो था 1882 वाला, इसमें प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख कुछ अपनी सिफारिशें थीं, जिसमें पहली थी प्राथमिक शिक्षा को जो है जन साधारण की शिक्षा माना जाना चाहिए, यानी प्राथमिक शिक्षा को सामूहिक जन शिक्षा के रूप में देखा जाना चाहिए। पहला स्टेटमेंट सही है। और दूसरा कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में जो है आत्मनिर्भरता के जो गुण हैं वो रोपित किए जा सकते हैं या किए जाने चाहिए। अगला इसमें बात की गई थी प्राथमिक शिक्षा स्तर पर जो शिक्षा का माध्यम है व्यक्ति की मातृभाषा होनी चाहिए। यहाँ बोला गया है अंग्रेजी, अंग्रेजी नहीं, यहाँ मातृभाषा या बोला गया था, तो इसमें ये सेकंड वाला गलत हो जाता है। अगला देखें, प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा का माध्यम व्यक्ति की माध्यम जो है मातृभाषा होनी चाहिए, और शिक्षकों की जो नियुक्ति थी वो जिलाधिकारी के द्वारा होनी चाहिए, जिन्हें सरकार द्वारा अधिकृत किया जाएगा। अब है अनुदान प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का शुल्क सरकारी विद्यालयों में लिए जाने वाले शुल्क से काफ़ी कम होना चाहिए। तो इसमें तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाता है, ये सही है, ये सही है, लेकिन सेकंड वाला गलत है। अब इसमें आंसर आप छांट सकते हैं आसानी से, तो इसका आंसर आप कर पाएंगे। इसमें पहला और तीसरा ही सही है, फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया गया था। यंग बंगाल आंदोलन जो शुरू किया गया था, इसके प्रवर्तक थे एक एंग्लो इंडियन जिनका नाम था हेनरी विलियम डेरेजियो। हेनरी विलियम डेरेजियो जो थे, ये यंग बंगाल आंदोलन को इन्होंने शुरू किया था। सवाल नंबर अगला रहेगा, महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे मार्क्स, इसको जीटीएस कहा जाता है, इसका उद्देश्य संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को वैज्ञानिक सटीकता के साथ मापना था। इस परियोजना को आरंभ किसके द्वारा किया गया था। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण, ये द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे एक ऐसी परियोजना थी जिसका उद्देश्य जो वैज्ञानिक सटीकता के साथ में जो पूरा भारतीय उपमहाद्वीप था उसको मेज़र करना था, उसको मापना था। देश भर में धरातल या फिर भौगोलिक सर्वेक्षणों के आधारभूत जो बिंदु हुआ करते थे उनका शुद्धता के साथ निर्धारण करने के लिए 1802 में कैप्टन लैम्पटन ने इसको शुरू किया था। विलियम लैम्पटन के द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो इन्होंने क्या किया था, देश भर में फैले हुए जितने भी बिंदु अक्षांश और देशांतर आप जो उसमें ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, इन भारत में उस वक्त इन 1802 ईस्वी में लैम्पटन ने जो है जो भारत में फैले हुए जितने भी अक्षांश थे, देशांतर थे, उनको ज्ञात करने के लिए आधार रेखा और त्रिकोणीय ढांचे पर त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण किया था। और लैम्पटन की मृत्यु के बाद में इस सर्वेक्षण का नाम चेंज किया गया। 1 जनवरी 1818 को भारत का महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया रखा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, आंग्ल मराठा युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला है, पहले आंग्ल मराठा युद्ध 1775-1782 के अंत में हुई सालवाई की संधि के अनुसार साल्टेस द्वीप अंग्रेजों के अधिकार में बना रहा। तो जो सालवाई की संधि हुई थी वो हुई थी 17 मई 1782 ईस्वी में। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रतिनिधियों द्वारा पहले आंग्ल मराठा युद्ध के परिणामों को तय करने के लिए बहुत लंबी बातचीत चली थी यहाँ पर, जिसमें सालवाई की संधि हुई। और इसके अनुसार जो सालसेट द्वीप था इसको अंग्रेज़ों को दिया गया, या फिर आप कहेंगे कि ये जो सालसेट द्वीप था ये अंग्रेज़ों के अधिकार में बना रहा। दूसरे अगर सेकंड की बात करें यहाँ पर, तो देखिए 31 दिसंबर 1802 को वसई की संधि हुई थी। वसई की संधि यहाँ पर दिया हुआ है। वसई की संधि के अनुसार पेशवा ने जो है निजाम के राज्य क्षेत्र में चौथ का अधिकार छोड़ने की सहमति इसमें व्यक्त की थी। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट देखेंगे, सवाल नंबर अगला रहेगा, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जगबंधु बख्शी किससे संबंधित थे। जगबंधु बख्शी का पूरा नाम हुआ करता था जगबंधु विद्याधर महापात्र। तो इनका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, ये जो है पाइका विद्रोह, ये संबंधित थे पाइका विद्रोह से। तो ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे जो पाइक विद्रोह हुआ था, या पाइक विद्रोह, पाइका जो भी है। तो पाइक विद्रोह 1817 में हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध। एक सशस्त्र विद्रोह माना जाता है। पाइक लोगों ने जो भगवान जगन्नाथ थे उनको उड़िया एकता का प्रतीक मानकर बख्शी जो जगबंधु हैं इनके नेतृत्व में 1817 में इस विद्रोह को शुरू किया था। इसका आंसर हो जाएगा पाइक विद्रोह, ऑप्शन सी।
सवाल नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित यहाँ पर देखिए सहायक संधि की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले बात की जा रही सहायक संधि की, तो इस सहायक संधि का सिद्धांत पहले अगर इसको देखें लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। लॉर्ड डलहौजी ने इसको शुरू नहीं किया था, ये लॉर्ड वेलेस्ली था। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, ये जो है लॉर्ड वेलेस्ली का उद्देश्य जो है विस्तारवाद था और साम्राज्यवाद था। और इसने एक तरीके से ये जो चाहता था, देशी राजाओं को पूरी तरह से अंग्रेज़ों पर निर्भर बनाना चाहता था। तो ये नीति जो है एक तरीके से सहायक संधि के नाम से जानी जाती है। तो ये दूसरा गलत है, आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। यहाँ पर डलहौजी नहीं, वेलेस्ली करेंगे यहाँ पर। और इसमें अगर पहले स्टेटमेंट की बात करें तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो रजवाड़ा राजा या देसी रियासत अपनी विदेश नीति कंपनी को सौंप देता था। और इसमें जो है यहाँ पर देखिए रियासत है, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाले जो राजा हुआ करते थे वो अपनी विदेश नीति को कंपनी को सौंप देते थे, अर्थात वो बिना कंपनी की अनुमति के अब किसी भी राजा से या राज्य से ना तो युद्ध कर सकता था ना ही कोई संधि कर सकता था। राजा कंपनी की अनुमति के बिना अंग्रेज़ों के अतिरिक्त किसी अन्य यूरोपीय या अंग्रेज़ों के शत्रुओं को पनाह नहीं दे सकता था, ना ही नौकरी दे सकता था। ठीक है, ना कि यहाँ तक कि उनके दरबार में भी कोई आमंत्रण वो नहीं भिजवा सकता था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ये पहला स्टेटमेंट सही है, पहला कथन सही है, केवल एक सही है, सेकंड इसमें गलत है। सवाल नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बॉम्बे समाचार अखबार का आरंभ 1280 ईस्वी में जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा किया गया था। तो देखिए बंगाल गैजेट नाम का एक पहला समाचार पत्र था, बंगाल गजट। बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला अंग्रेज़ी का या अंग्रेज़ी भाषा का पहला समाचार पत्र हुआ करता था। और इसके प्रकाशक कौन थे? जेम्स ऑगस्ट हिक्की थे। और ये एक साप्ताहिक पत्र हुआ करता था जो कोलकाता से जो है 1780 में शुरू किया गया था। तो इसका आंसर देखिए, ये पहला वाला तो आपका गलत हो जाएगा। जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने जो समाचार पत्र शुरू किया था उसका नाम था बंगाल गजट, ये आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट देखिए, लाहौर क्रॉनिकल का आरंभ सैयद मोहम्मद अजीम के द्वारा किया गया था। तो लाहौर क्रॉनिकल की शुरुआत पंजाब के इतिहासकार थे मोहम्मद अजीम, 1849 में इनके द्वारा किया गया था। इसमें दूसरा कथन सही है, तो इसमें केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रशासन में विधायी केंद्रीकरण आरंभ हुआ था? चार्टर एक्ट 1833 का आया था। इसके द्वारा भारत में पहली बार एक मजबूत केंद्रीकृत सरकार के निर्माण की पहल की गई थी। तो विधायी केंद्रीकरण के साथ इस अधिनियम के द्वारा जो देश में कानून थे उनको एक रूप में ढाला गया, एक रूपकता निश्चित वहाँ से की गई थी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 1833 वाला चार्टर अधिनियम। सवाल नंबर आज का लास्ट देखेंगे, 1850 में लैक्स लोकी नाम का अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपको बताना है, राइट वाला करेक्ट चुनना है। जो लैक्स लोकी अधिनियम था इसमें जो है 1845 में प्रस्तावित और 1850 में इसको पारित किया गया था। 1845 में इसको प्रस्तावित किया गया था, 1850 में ये पारित हो गया था। इसने ईसाई धर्म अपनाने वाले हिंदुओं को जो है विरासत में पैतृक संपत्ति का अधिकार प्रदान किया था। तो इसने ये देखिए, इसने ईसाई धर्म अपनाने वाले हिंदुओं को विरासत में पैतृक संपत्ति का अधिकार प्रदान किया था। इसका मेन फीचर ये था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये रहे हमारे 25 क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हम लोग आज मैथ की क्लास करते हैं, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाते हैं आपको। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।